जो आपका कोड जनरेशन है ये कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद में, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर कोड जनरेशन हो तो कोड जनरेशन का जो फेज होता है उसको एज अ इनपुट क्या मिलना चाहिए? एज ए इनपुट वही मिलेगा, इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट कोड क्यों मिलेगा? क्योंकि आपको पता है कि जो स्टार्टिंग के आपके फेज होते हैं लैक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक और इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में क्या होता है कि जो भी कोड हमारा रहता है उसको उसका इक्विवेलेंट इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो फेज होता है उस जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है वही हमको कोड जनरेशन के लिए एज एन इनपुट मिलता है। अब इन दोनों के बीच में एक फेज भी आता है आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन आपका क्या करता है? बेसिकली जो हमारा 3 एड्रेस कोड होता है एज ए इनपुट लेता है कोड ऑप्टिमाइजेशन पे, और फिर क्या करता है उसी कोड को कुछ ऑप्टिमाइज कर देता है, कुछ स्टेप्स को रिड्यूस कर देता है, और फाइनली फिर आपको 3 एड्रेस कोड ही मिलता है, सॉरी इंटरमीडिएट कोड ही मिलता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन में इनपुट भी आपका इंटरमीडिएट कोड मिलता है और आउटपुट भी इंटरमीडिएट कोड ही वो जनरेट करता है। बस डिफरेंस क्या होता है, उसको ऑप्टिमाइज कर देता है, कुछ उसमें से स्टेटमेंट कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं अगर कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद का जो आउटपुट मिलेगा, जो मतलब ऑप्टिमाइज्ड इंटरमीडिएट कोड होगा, वो कोड जनरेशन के लिए क्या होगा, एज अ इनपुट, ठीक है। ये तो सबको पता है। या फिर आप कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज का ना यूज करें, डायरेक्टली आप जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो डायरेक्टली आप कोड जनरेशन फेज को डायरेक्टली इनपुट भी, क्योंकि कोड ऑप्टिमाइजेशन जो फेज होता है ये ऑप्शनल फेज होता है। दूसरी बात एक और है कि कोई जरूरी नहीं है कि इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट करे और वो फिर एज ए इनपुट कोड ऑप्टिमाइजेशन को मिले और कोड ऑप्टिमाइजेशन फिर उसको ऑप्टिमाइज ही कर दे, कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो इनपुट मिले वही आउटपुट भी जनरेट करे, भाई कोड नहीं ऑप्टिमाइज हो पाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। कोई जरूरी थोड़ा है कि ऑप्टिमाइजेशन हर प्रोग्राम में ऑप्टिमाइजेशन आपका एप्लीकेबल भी हो, कोई जरूरी नहीं। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि जो भी कोड जनरेशन फेज का जो इनपुट होता है वो हमेशा इंटरमीडिएट कोड ही होता है। तो हमारा जो कोड जनरेशन में जो टॉपिक है डिजाइन इशू इन कोड जनरेशन, कुछ इश्यूज हैं। फर्स्ट क्या है, इनपुट टू द कोड जनरेटर। अब इनपुट टू द कोड जनरेटर का क्या मतलब है, वही बातें हैं कि कोड जनरेटर को क्या क्या इनपुट किस किस फॉर्म में मिल सकता है। आपको पता है हमेशा जो होगा क्या होगा, इंटरमीडिएट कोड ही मिलेगा, इंटरमीडिएट कोड ही मिलेगा। अब ये इंटरमीडिएट कोड किस किस फॉर्म में होते हैं आपको पता है, या तो वो 3 एड्रेस के फॉर्म में मिलेंगे, या फिर आपको क्वाड्रपल के फॉर्म में मिलेंगे, या तो आप चाहें तो क्या कह सकते हैं 3 एड्रेस कोड, या तो हो सकता है इंटरमीडिएट कोड। सेकंड क्या आपका क्वाड्रपल भी हो सकता है, फिर ट्रिपल भी हो सकता है। सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं, ठीक। ट्रिपल के बाद आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन भी हो सकता है, आपको पता है इससे भी होता है, ये भी एक इंटरमीडिएट कोड पोस्टफिक्स
एक्सप्रेशन या इवेल्युएशन भी कर लें आप चाहें तो, से भी हो सकता है। या फिर आपका सिंटैक्स ट्री और या फिर एंड डैग, ये सब आपके इंटरमीडिएट कोड में 3 एड्रेस कोड, क्वाड्रपल, ट्रिपल, पोस्टफिक्स, सिंटैक्स ट्री, डैग, ये सब क्या है? ये सब इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर। क्वाड्रपल में क्या होता है बताया जा चुका है, 3 एड्रेस कोड क्या होता है वो भी बताया जा चुका है, ट्रिपल भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से कैसे हम निकालते हैं वो भी बताया जा चुका है, सिंटैक्स ट्री और डैग भी बताया जा चुका है। इनकी हेल्प से भी हम 3 एड्रेस कोड आपसे निकाल, इंटरमीडिएट कोड निकालते हैं। तो इनपुट टू कोड जनरेटर जो आपका ये डिजाइन इशू में पहला आता है, इसमें यही है कि आपका जो क्या कहते हैं कि कोड जनरेशन को जो इनपुट मिलना चाहिए वो इंटरमीडिएट कोड ही मिलना चाहिए, और वो इंटरमीडिएट कोड कौन कौन से होते हैं इसके। ठीक है, पहला इशू ये। दूसरा, सेकंड आपका है टारगेट प्रोग्राम। टारगेट प्रोग्राम, टारगेट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है भाई? टारगेट प्रोग्राम का मतलब यही होता है कि जो आप भाई जो कोड जनरेशन होता है, ये चूंकि आपका कंपाइलर का सबसे लास्ट पेज होता है, ये बेसिकली क्या फाइनली आउटपुट में क्या जनरेट करता है, ये टारगेट प्रोग्राम ही जनरेट करता है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो कोड जनरेटर पेज होता है, कोड जनरेशन में वो आउटपुट क्या क्या जनरेट करता है। तो बेसिकली 3 तरह के प्रोग्राम प्रोड्यूस करते हैं आपका। नंबर 1 होता है आपका ऑब्सोल्यूट मशीन प्रोग्राम, सेकंड होता है आपका रीलोकेटेबल मशीन प्रोग्राम, एंड थर्ड वन इज होता है असेंबली प्रोग्राम या असेंबली कोड। ठीक है, क्या होता है इसको बताते हैं हम। ठीक है, तो चलिए, पहला हो गया ऑब्सोल्यूट मशीन कोड, रीलोकेटेबल रीलोकेटेबल, ठीक तो है। रीलोकेटेबल मशीन कोड, इसके बाद होता है असेंबली। ठीक है, ये बेसिकली आपके जो टारगेट प्रोग्राम होने चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो भी कोड जनरेटर फेज का जो आउटपुट होता है वो इसी 3 फॉर्म में होना चाहिए या होता ही है। ये ऑब्सोल्यूट मशीन कोड में, रीलोकेटेबल मशीन कोड और असेंबली कोड। ऑब्सोल्यूट मशीन कोड क्या होता है? ऑब्सोल्यूट मशीन कोड क्या होता है, कोई आइडिया किसी को? बेसिकली जो ऑब्सोल्यूट मशीन कोड होता है ये एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, और ये बहुत ही इमीडिएटली ये जो होता है एग्जीक्यूट होता है। क्यों? क्योंकि इट इज प्लेड। हाँ जी बोलिए, हेलो। बेसिकली ये आपका मेमोरी के फिक्स लोकेशन में ये स्टोर होता है। रीलोकेटेबल मशीन कोड में क्या होता है कि कोई अगर प्रोग्राम है या पीस ऑफ कोड है, उसको डिफरेंट डिफरेंट सब प्रोग्राम्स में कंपाइल कराएं, और फिर उसको जब
हम उसको कंपाइल कराएं तो जो हमको ऑब्जेक्ट कोड मिले उसको फिर हम लिंकर की हेल्प से सबको लिंक करके सारे प्रोग्राम को एक में लिंक करके देन उसके बाद एग्जीक्यूट। तो वो जो कोड होता है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ऑब्सोल्यूट मशीन कोड में आपको एग्जीक्यूटेबल कोड मिलता है, रिलोकेटेबल में आपको ऑब्जेक्ट कोड, और असेंबली कोड आप जानते ही। तो पहला पॉइंट हमने बताया कोड जनरेशन का, इनपुट टू द कोड जनरेटर। कोड जनरेटर का इनपुट ये होने चाहिए, इंटरमीडिएट कोड ही होना चाहिए, टारगेट प्रोग्राम आपको यही 3 मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो तीसरा डिजाइन इशू है वो क्या है, वो है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट आपको पता है कि दो ऐसे, एक सिंबल टेबल और एक एरर हैंडलर, दो ऐसी चीजें हैं जो कंपाइलर के 6 पेजेस जो होते हैं सबसे वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो जो भी जो सिंबल टेबल होता है वो क्या होता है, वो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो भी हम सिंबल वेरिएबल जो भी चीजें यूज करते हैं वो वहां पे स्टोर होता है। तो और जब जरूरत होती है जिस पेज में जिस चीज की, वो वहां से एक्सेस कर लेता है, टच कर लेता है। तो जो सिंबल टेबल में जो भी चीजें स्टोर होती हैं उसका और हर पेजेस के बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसी को हम बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट में यही होता है कि सिंबल टेबल और सारे पेजेस के बीच में जो कम्युनिकेशन एक तरह से होता है वो सब मैनेज होता है, ठीक है। ये तीसरा इसका डिजाइन इशू हो गया। अब फोर्थ आपका क्या है, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन। इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन। अब इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन में क्या होता है बेसिकली, सपोज आपका कोई कोड दिया गया है a इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड देन b इज इक्वल टू a प्लस, ठीक है। ये सपोज कोई कोड दिया गया है, ठीक है। इसका अगर हम कोड, अच्छा एक बात आपको सबको पता होगी कि कंपाइलर बेसिकली क्या करता है कि जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है या सोर्स प्रोग्राम होता है उसको लो लेवल लैंग्वेज या टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट। तो लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली किस में करता है, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। थोड़ा सा आप लोगों को जब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया गया था तो थोड़ा बहुत जरूर बताया गया था, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसे असेंबली में लिखते हैं, वही थोड़ी सी चीजें यहाँ पे भी यूज होंगी। तो अगर हम इसका कोड जनरेशन में लिखते हैं असेंबली कोड a इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मूव बी कॉमा R0। क्या मतलब है इसका, पहले हम इस स्टेटमेंट को, पहले 2 को ना लिख के बल्कि हम इसी को लिखते हैं, इसको हटा दो अभी। अगर a इज इक्वल टू बी प्लस सी का अगर हमको असेंबली कोड लिखना है तो क्या करेंगे, पहले b को क्या करेंगे, जो b है इसको एक रजिस्टर लेंगे R0 नाम का, उसमें उसको मूव करा देंगे, ठीक है। b की वैल्यू को, b को सीधे जो भी b पे जो भी डेटा होगा उसको R0 में ले जाके मूव करा देंगे, वहां जाके स्टोर करा देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, भाई हम एक साथ 3 वेरिएबल मतलब 3 रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, हम बेसिकली 2 ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल। अलग अलग फॉर्मेट होता है लिखने का, आप सबको पता होगा। इसके बाद क्या करो, ऐड सी कॉमा आर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था मूव बी कॉमा R0, मतलब b को R0 में मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो जो
इसी तरह से फिर सेकंड में क्या करना है, ये आपका जो बी है वो R0 में हो गया है, तो ऐड C कॉमा R0, क्या मतलब है, C में C प्लस R0, C और R0 दोनों ऐड हो रहा है और फाइनली वैल्यू भी किस में स्टोर हो रही है, R0 में स्टोर हो रही है। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का यही लिखने का एक तरह समझिए सिंटैक्स होता है, आपको पता होगा, पहले बताया जा चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, B और C दोनों ऐड हो गया और वैल्यू किसमें स्टोर हो गई, R0 में। फिर क्या करेंगे, इसको हमको A में फिर क्या करना है, मूव कराना है, तो क्या करेंगे, मूव R0 कामा E। अब क्या हो गया, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे इस स्टेटमेंट में, मूव B कामा R0, B को R0 में मूव करा रहे थे। ऐसे अगर यहाँ पे कहा जाए मूव R0 A, तो इसका मतलब क्या हो गया, R0 में जो भी स्टोर है वो A में मूव हो गया। तो ये इसका एक तरह से आप कह सकते हैं इसका कोड जनरेट हुआ, एक तरह से असेंबली कोड, ठीक है, सिंपल है। B को R0 में मूव कराया और फिर R0 प्लस C किया और फाइनली वैल्यू भी R0 में स्टोर कराया, ये फाइनली वैल्यू आपके R0 में स्टोर हो गई, फिर R0 से फिर जो भी वैल्यू स्टोर हुई A में हमने, ठीक है। ये तो सिंपल है, ये तो सबको पता है इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन में, लेकिन इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन जो मेरा बताने के लिए क्यों, इसमें क्या इशू आता है वो चीज बताना है बेसिकली। तो एक तो एग्जांपल आपका ये, इसके बाद की बातों को नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कहता है, A is equal to B plus C and G is equal to A plus B, ठीक है। यहाँ तो जो ऊपर ये एग्जांपल बताया था A is equal to B plus C, इसके लिए हमने लिखा बहुत इजीली, आराम से लिख लिया, बट ये आपका क्वेश्चन है A is equal to B plus C and D is equal to A plus C, इसके लिए कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, वही चीज B को हम R0 में मूव कराएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, मूव मूव B कॉमा R0, ठीक है। B को हम R0 में मूव करा दिए, फिर क्या करेंगे, चलिए यहां से हम नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। सिक्सटी फाइव, चलिए तो मूव किया R0 में B को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम, जैसे अभी पहले करते थे, ऐड C कॉमा R0, जैसे भी पहले करते थे, R0 में B को मूव कराया और R0 प्लस C दोनों को ऐड किया और फाइनली वैल्यू आपकी R0 में स्टोर हुई, ठीक। फिर क्या करेंगे, जैसे भी आप करते आ रहे थे मूव, फिर क्या कर देंगे, मूव R0 कामा A, फिर इस R0 की वैल्यू को हमने A में मूव करा दिया, ठीक है। तो A हो गया ये और R0 फिर क्या हो गया, फ्री हो गया। क्यों फ्री हो गया, क्योंकि जो भी R0 में, ये इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, जो भी R0 में वैल्यू स्टोर थी वो A में मूव करा दी, R0 जो रजिस्टर है आपका फ्री हो गया। फिर क्या करेंगे सेकंड स्टेटमेंट के लिए, सेकंड स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे कि मूव R0 कामा A,
फिर R0 को हम A में मूव करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये फाइनली जो वैल्यू है ये B प्लस C ये A है, और फिर हम A को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसके लिए है ना A प्लस E। तो हम A क्या है आपका, बेसिकली आप देखो तो R0 ही है, सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये A होगा, A कामा R0 होगा, हाँ A कामा R0। देखिए इस स्टेटमेंट के लिए देखो तो फिर क्या करो, A को मूव करे R0 में, फिर क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे E कामा R0, ठीक। फिर ऐड होने के बाद फिर क्या करेंगे, मूव करेंगे, किसको मूव कराएंगे R0 को, इसमें मूव कराएंगे, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 देखिए 6 स्टेटमेंट, ठीक है। एक जो आप ये दो स्टेटमेंट देखो, ये दो स्टेटमेंट अगर आप देखते हो तो इसमें क्या हो रहा है सर हाँ जी बोलिए। सर जी जी सर जो बोलिए। मूव BR0 लिखे हैं हाँ हाँ DR0 कहाँ लिखा है? वो सर मतलब मूव BR0 सबसे पहली लाइन हाँ जी हाँ जी सर, उसमें लेफ्ट साइड में डेस्टिनेशन होता है ना, यानी मूव R0B होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का पूरा सिंटैक्स को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो और यस दूसरा सर। तरीका हो जाएगा ना। तो वो तो हमको पता ही ओके है कि सर। पहले आता है, जो पहले होता है उसी में वैल्यू स्टोर होती है, इसीलिए एक को यस सर। रजिस्टर में वैल्यू करते हैं और एक रजिस्टर में रहता है, और एक डायरेक्टली ऑपरेंड को लेते हैं और फाइनली फिर वैल्यू दूसरे वाले ऑपरेंड में जो यस सर। रजिस्टर वही यूज होता है, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन यस होता सर। है, वो यस। यूज वही कर रहा है, लेकिन हमको जो समझाना है वो समझो, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। चलिए, तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या बता रहे थे, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दो स्टेटमेंट जो मैंने एलो किया वो क्या है, R0 से A में ट्रांसफर कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, फिर A से R0 में कर रहे हैं। दोनों का कोई मतलब हुआ क्या? बात वही हुआ, R0 टू A इसमें करा रहे हैं और फिर A टू R0 इसमें करा रहे हैं, तो फाइनली तो बात वही हुई, लेकिन हम अननेसेसरी इसमें जो है दो बार हम दो स्टेटमेंट लिख रहे हैं। और जो मेरा ये इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन जो होता है ये बेसिकली दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किस किस के लिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोड जनरेटर टू चूज appropriate इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और दूसरा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये स्पीड और टाइम, मतलब टाइम कम लगे, किसके लिए होता है, द क्वालिटी ऑफ द जनरेटेड कोड is determined by its speed and size, ठीक है। तो आप देखो इन दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जो आपने यहाँ पे अभी बताया, यहाँ पे मैंने अभी बताया, इसमें आप देखो सेम R0 से A में मूव करा रहे हैं, फिर A से R0 में मूव करा रहे हैं, इसमें फाइनली हो कुछ नहीं रहा है, पहले A में मूव करा है फिर A से R0 में, दो इसका अपोजिट है ये। तो हम यहाँ पे अननेसेसरी टाइम क्यों कंज्यूम करें, ठीक है। तो इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए, इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि देखिए रिडंडेंसी आ जा रही है कि R0 से A में मूव कराएंगे कि A से R0 में मूव, तो इसके लिए यहाँ पे जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बेसिकली एक्चुअल में तो
ऐसे अगर होगा तो ऐसा हुआ तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर रिडंडेंसी आई और टाइम भी ज्यादा लग रहा है। तो क्या करेंगे इसके लिए, ऐसे ना करके क्या करेंगे, इन दोनों को एक तरह से समझिए, आप डायरेक्टली भी रिमूव कर सकते हो। देखो मूव बी कॉमा R0, ठीक, और फिर ऐड C कॉमा R0, ठीक है। अब आप देखो ये फाइनली वैल्यू B प्लस सी इवेल्युएट हो गया, और वैल्यू फिर फाइनली किसमें स्टोर है, ऑलरेडी आपकी बाय डिफॉल्ट R0 में है ही है, ठीक है। ये आपका R0 में स्टोर है, ये B प्लस सी, मतलब A की वैल्यू ऑलरेडी R0 में है। तो इसके बाद क्या करेंगे, ये A प्लस E को हम इवेल्युएट करेंगे। तो जो A है वो क्या है, B प्लस सी, और B प्लस सी फाइनली हम R0 में स्टोर करा लिए हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ऐड E कॉमा R0, भाई ये R0 था, B प्लस ए है, ये A क्या है, B प्लस सी, और B प्लस सी को हम फाइनली इवेल्युएट करके वैल्यू को R0 में स्टोर करा दिए हैं। तो ये R0 प्लस E दोनों को ऐड कर दो और R0 में फिर वैल्यू स्टोर करा लो, और फिर फाइनली क्या कर दो, मूव हो जाएगा आपका R0 कामा D होगा क्या, हाँ D। तो फाइनली आपकी वैल्यू आपकी किस में आ गई, D में स्टोर हो गई। अब आप बताओ जब इतना आपने कर दिया तो कहीं कोई रिडंडेंसी आई क्या, इन दोनों स्टेप्स को हमने जो एलोक किया इसको रिमूव कर दिया, सीधा 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 रिमूव कर दिया। तो इस तरह से कोई रिडंडेंसी नहीं आनी चाहिए जब भी हम कोड जनरेट करें। तो और इस तरह की जब रिडंडेंसी नहीं आई तो क्या हो गई, कोड की साइज भी जो है क्या हो गई, छोटी हो गई, जिसकी वजह से कॉस्ट कम होगी और स्पीड भी ज्यादा, ठीक है। ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शन सेलेक्शन। इसके बाद आपका क्या होता है, रजिस्टर एलोकेशन, ठीक है। रजिस्टर एलोकेशन आपका फिफ्थ है क्या, रजिस्टर एलोकेशन क्या होता है, आपको पता है, आप सीओ में पढ़े होंगे कि कभी भी अगर हम इस तरह से करते हैं, कभी भी रजिस्टर की हेल्प से कुछ भी इवैल्यूएट करते हैं, ये हमारा टारगेट रहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर रिक्वायर्ड, कम से कम रजिस्टर यूज। तो इसके लिए हम क्या होगा रजिस्टर लोकेशन में, सपोज कोई एग्जांपल है, आपको पता ही है कोई भी आपको कोड मिलेगा एज ए इनपुट कोड जनरेशन के लिए, तो हमेशा इंटरमीडिएट कोड ही मिलेगा। तो चलिए कोई एक इंटरमीडिएट कोड लिखते हैं, फिर इसको समझाते हैं कैसे। वैसे ये चीजें आपको पता है ऑलरेडी, फिर भी बता दे रहा हूँ। T इज इक्वल टू A प्लस बी, देन T इज इक्वल टू T asterisk C, and then T is equal to T डिवाइड बाई, ठीक है। ये कोई क्या दिया गया है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, एक तरह से क्या है, ये आपका इंटरमीडिएट कोड है। देखिए 3 एड्रेस के फॉर्मेट में है, क्योंकि मैक्सिमम आपका 3 ही एड्रेस यूज हो रहा है। तो इसका हमको कोड जनरेट करना है, इसका मतलब असेंबली कोड एक तरह से लिखना है जिसमें हमको मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वही जैसे पहले कराते आए हैं उसी तरह से करेंगे। मूव ए कॉमा R0, ठीक है, ए को R0 में मूव कराएंगे। फिर क्या करेंगे, ऐड बी कॉमा R0, ठीक है, बी को R0 के साथ ऐड किए। फाइनली वैल्यू आपने, ये क्या हुआ, A प्लस बी फाइनली आपका किसमें स्टोर हो रहा है, T में। T है ये, और इस फिर T को डायरेक्टली हम कहाँ कर रहे हैं, T इंटू सी कर रहे हैं। तो जैसे हम पीछे किए थे इसमें कोड ये इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन में, उसी तरह से यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल C
कॉमा R0। R0 क्यों करेंगे? क्योंकि R0 ही में ही जो है A प्लस B की वैल्यू है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर ये क्या हो गया? T एस्ट्रिक C हो गया, ये फाइनली वैल्यू फिर T में हो गई। फिर ये लास्ट वाला स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए कोड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? डिव हो जाएगा, डिवीजन करेंगे किसको? D कॉमा R0। ठीक है, मतलब R0 डिवाइडेड बाई D। R0 क्यों होगा? क्योंकि ये T है, ऊपर से ही आता जा रहा है R0 में फाइनली आपका। ठीक है, और फिर D डिवाइडेड R0 डिवाइडेड बाई D। इसके बाद क्या करेंगे? मूव, फाइनली R0 को किस में मूव करा देंगे? फाइनली वैल्यू आपकी किस में स्टोर हो रही है? T में, दैट इज T। ये आपका जो मिला, इसके लिए आपका रजिस्टर एलोकेशन जो आपका है वो। ठीक है, आप चाहें तो और भी रजिस्टर यूज करके R1 R2 R3 कई रजिस्टर भी यूज करके आप जो है इसका लिख सकते हैं। ये जो भी आप लिख रहे हैं कोड, असेंबली कोड या कोड जनरेट कर रहे हैं, बट हमारा एम क्या होता है? हमारा एम ये होता है कि कम से कम रजिस्टर यूज हो। ठीक है, आप कर सकते हैं R1 R2 R3। इसी तरह से आप यहाँ मैं 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में बता रहा हूँ, आप चाहें तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे बस ये जो आपके 5 हैं, ये आपके क्या हैं? डिजाइन इश्यूज हैं जो कोड जनरेटर में जनरेशन में आते हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे दिया है चॉइस ऑफ इवैल्यूएशन ऑर्डर, कुछ नहीं होता है, बेसिकली यही 5 मेन होता है। और ये आपका डिजाइन